नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो फिर देर न करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। 110 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारी विदेश नीति के संचालन ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। मेरी सरकार की विदेश नीति उन्हीं मूल्यों से अनुप्राणित है जिन पर हमारा विश्वास टिका हुआ है। विचार तथा कार्य की स्वतंत्रता, जो एक प्रजातांत्रिक, न्यायशील तथा समतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था तथा विधि का शासन सुनिश्चित करती है। हमारे समय के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत के विचारों पर न केवल ध्यान ही दिया जा रहा है, बल्कि अब उन्हें अपनाया भी जा रहा है। मेरी सरकार ने समकालीन वास्तविकताओं के अनुसार आतंकवाद, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास, वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय संकट और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की प्रमुख वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य किया है। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना, विद्युत टैरिफ सहायकों के संबंध में पारदर्शी नीतियों, दक्षतापूर्ण और पर्यावरणीय हितकर नीतियों के संवर्धन के सुव्यवस्थीकरण और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जैसा यहाँ सदन में ज़्यादातर माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है और विशेष रूप से विपक्ष ने सुझाव दिया है कि इस बिल को संसद की स्थायी समिति को विचार के लिए भेज दिया जाए, मैं भी उसी विचार का हूँ। यदि इसे संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाएगा तो वह इस पर अच्छी प्रकार से विचार करके अपने सुझाव दे सकती है। मैं यहाँ हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश में बिजली उत्पादन की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया है। हिमाचल में पानी से पन बिजली 10,000 मेगावाट तक बनाई जा सकती है, जिससे न केवल हिमाचल की आवश्यकता की पूर्ति होगी, अपितु संपूर्ण उत्तर भारत को बिजली भेजी जा सकेगी। इसमें सरकार का कोई विशेष खर्च भी नहीं होना है। पुनर्निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश पंजाब और हरियाणा बने, लेकिन केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश के साथ अन्याय किया और उसके 2% बिजली का जो हिस्सा देना तय हुआ था वह अभी तक नहीं दिया गया है। आज तो आपकी ही सरकार है वहाँ और आपकी ही सरकार यहाँ है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के हिस्से की बकाया बिजली की धनराशि को दिलाएं, ताकि उस पैसे से प्रदेश के विकास का काम किया जा सके। यहाँ खुराना साहब नहीं बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ था। उसमें यह बात आई थी कि हिमाचल प्रदेश हमें बिजली दे।
हमारा जिन राज्यों पर बकाया है वे हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। ना पंजाब हमारा बकाया दे रहा है और हरियाणा दे रहा है। जो एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया, जो उसके समय तय हुआ था, वह हिस्सा ही हमें अभी तक नहीं मिला। बिजली से ही किसी देश के मानव की प्रगति होती है। इस बिल में बिजली के निर्माण के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके लिए कोई योजना बनाने की ज़रूरत है। आयोग बनाने से काम नहीं चलने वाला है। आयोग बहुत से बनते हैं लेकिन इससे प्रगति होने वाली नहीं है। आपने कहा है कि आयोग का चेयरमैन 70 वर्ष का सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। मैं इसका विरोध करता हूँ। अगर उसमें इतनी ज़्यादा उम्र का चेयरमैन रहेगा तो काम ठीक से नहीं होगा। 40 साल से ऊपर की उम्र का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल का होगा। मेरे हिसाब से यह 3 साल का होना चाहिए। सभापति महोदय, पिछले 50 सालों से हम आज तक अपने देश में सिंचाई का प्रबंध कर पाए हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और सारी खेती तबाह हो जाती है, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। मैं कृषि मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक अधिकार संपन्न कमेटी बनाइए जो इन सब बातों की जांच करे कि इनके क्या कारण हैं। यह भाषण देने से नहीं होगा। हमको तय करना होगा कि भविष्य की हमारी कृषि नीति क्या हो। हम किसान को क्या सुविधाएं दे सकते हैं। आज हम सब्सिडी की बात करते हैं। आज सब्सिडी के लिए किसान हाथ में भीख का कटोरा थामे नहीं घूम रहा है। किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए। हमारे कुछ पूंजीपति लोग, कुछ अति विज्ञानी लोग, उदारवादी लोग रेस्तरां में बैठकर किसान की सब्सिडी को इस देश के पिछड़ापन की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सारा पैसा तो किसान को चला जाता है, मगर क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि किसान को कितना पैसा जाता है? कभी हिसाब नहीं लगाया। आप यह तय कराइए कि क्या होना चाहिए। केवल भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए गंभीरता से बात करनी होगी। हो सकता है कि भावुकता में कुछ कहकर हम पब्लिक मीटिंग में ताली बजवा लें, मगर उस भावुकता से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वह किसी के खिलाफ भी क्यों ना हो। उसके लिए जो भी उत्तरदायी है वह दंडित होना चाहिए, नहीं तो समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहेंगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जहाँ से चुनकर आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पूरा एक ज़िला है। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे आप नोट कर लें। वहाँ 20 साल के बाद सामूहिक आत्महत्या होने लगेगी। रामगंगा और गंगा के बीच एक इलाका है जिसके दोनों तरफ नदियां हैं। बाढ़ की विभीषिका तो वह इलाका बर्दाश्त करता है, मगर इन दोनों नदियों के पानी की एक बूंद भी उन्हें सिंचाई के लिए नहीं मिलती, जिसके मायने हैं कि वे नदियां अभिशाप तो हैं, वरदान नहीं हैं। दोनों जिलों में एक भी नहर नहीं है। नतीजा यह है कि वहाँ सिंचाई व्यवस्था फेल हो गई है। सभी बोरिंग फेल हो गए। सरकार ने कह दिया है कि वहाँ पर बोरिंग नहीं होगी क्योंकि यह सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। आप क्षमा करें कि जहाँ
ट्यूबवेल नहीं बनेंगे, नहर का पानी नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा मेरी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। पाकिस्तान मूल के आतंकवादियों द्वारा 13 दिसंबर को हमारी संसद पर किए गए आक्रमण के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी सेना तैनात करने के लिए हम बाध्य हो गए। इस निर्णय से पड़ोसी विरोधी देश से निपटने में हमारे आत्मसंयम तथा दृढ़ निश्चय दोनों के प्रदर्शन से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया है। स्टॉप।